मैंने रिसेंटली अमित शाह का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि एक आधी हत्या या मर्डर कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और पूरे देश में होती हैं। आप भी सुनिए उनकी इस वीडियो क्लिप को। हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई। जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। नहीं, छूटपुट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है। ये बात देश का होम मिनिस्टर कह रहा है। शायद आप समझते होंगे कि होम मिनिस्टर क्या होता है। होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी होती है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जब होम मिनिस्टर ही ऐसी बात कहे तो आप और मेरे जैसे लोग कहां जाएंगे। ये वही सीट है जिस पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे। जैसे ही मैंने ये इंटरव्यू देखा तो मुझे एक कहानी याद आ गई, तो सोचा कि ये कहानी आपको भी सुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, आपने हिस्ट्री में गोल्ड रश के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं ब्रीफ में। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पहाड़ों में सोना मिलने की खबर फैली। जैसे ही ये खबर फैली तो पूरी दुनिया के व्यापारी और खोजी दौड़ पड़े सोना खुदाई के लिए। इसी को कहते हैं गोल्ड रश। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर भी ऐसा हुआ। लेकिन बात हम आज गोल्ड रश की नहीं बल्कि पूप रश की करेंगे। ये पूप रश क्या होता है बताता हूं। एक बार ऐसे ही भगदड़ मची पेरू में चिड़ियों की बीट खोदने के लिए। बड़े बड़े व्यापारी आते और पेरू के वेस्टर्न कोस्ट के कुछ आइलैंड से चिड़ियों की बीट के बड़े बड़े ब्लॉक काट कर ले जाते। यहाँ तक कि इसकी लूटपाट होने लगी। जहाज के जहाज चिड़ियों की बीट के लूट लिए जाते। देशों के बीच दुश्मनी होने लगी इस बीट के कारण। ये वो दौर था जब यूरोप की आबादी बढ़ रही थी और खेती की प्रोडक्शन घट रही थी। ये प्रोडक्शन क्यों कम होती जा रही थी तब साइंटिस्ट को इसके बारे में नहीं पता था। आज तो खैर आप और मेरे जैसे आम लोग भी जानते हैं। इसकी प्रोडक्शन में कमी का रीजन था नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कि नाइट्रोजन की कमी। चिड़ियों की बीट में होती है बहुत सारी नाइट्रोजन और मिनरल्स। कुछ पक्षियों की बीट में तो प्योर नाइट्रोजन होती है। ऐसी ही एक चिड़िया पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पूप रश हुआ। वहां इन चिड़ियों ने हजारों करोड़ों सालों से बीट कर करके बीट के पहाड़ खड़े कर दिए और ये पहाड़ थे प्योर नाइट्रोजन। पेरू के लोग इसका इस्तेमाल करके बम्पर पैदावार करते। ये बात धीरे धीरे यूरोपियन की समझ में आ गई। बस फिर क्या था, वो पेरू से इन पहाड़ों से सिल्लियों की सिल्लियां काट कर ले जाते। एक्चुअली ये सिल्लियां ग्वानो कहलाती थी। थोड़ा सा ग्वानो और बम्पर पैदावार। ग्वानो यूरोप में हॉट कमोडिटी बन गई। 100 ग्राम ग्वानो 1 तोले सोने के भाव में बिकने लगा। आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन के पीछे इतना पागलपन क्यों, जबकि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हवा में 70% नाइट्रोजन है। एक गहरी सांस ली तो नाइट्रोजन हमारे अंदर। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज को छोड़कर कोई भी जीव नाइट्रोजन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। हम भी जो सांस के थ्रू नाइट्रोजन अंदर खींचते हैं वो ऐसे की ऐसे बाहर निकाल देते हैं। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन यूज करते हैं वो इसको एक खास कंपाउंड में बदल देते हैं और उन कंपाउंड्स को पौधे यूज करते हैं और इस तरीके से नाइट्रोजन हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही सेलेक्टिव और लॉन्ग प्रोसेस है। खैर, इस पूप रश की वजह से ये नाइट्रोजन के पहाड़ खत्म होने लगे और अब चाहिए था नाइट्रोजन का एक नया सोर्स। इसका सॉल्यूशन निकाला जर्मनी के एक साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर ने। हैबर देशभक्त था, अपने देश की जनता का पेट भरना चाहता था। बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को किसी कैटलिस्ट की मदद से अमोनिया में बदल दिया और अमोनिया से बनता है यूरिया। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। आप भर पेट खाना खाकर बैठे हैं, जिंदा हैं, तो रीजन है यूरिया। जो धरती कभी 1 अरब लोगों का भी पेट नहीं भर पाते थे, अब यूरिया की वजह से इतना पैदा करती है कि 8 अरब लोगों का पेट भरती है। ये पॉपुलेशन, ये अलग अलग तरह के खाने, अडानी के अनाज गोदाम, सब हैबर की वजह से है। इस खोज के बाद फ्रिट्ज हैबर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था और 1918 में मिला भी। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का खूब क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत ही कम लोग हैबर के नोबेल प्राइज सेरेमनी में गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैबर ने अमोनिया के साथ साथ एक और खोज की थी, मस्टर्ड गैस की, यानी कि सल्फर मस्टर्ड की। सल्फर मस्टर्ड एक केमिकल वेपन था। ये एक लिक्विड होता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आने पर गैस में बदल जाता है, और ये गैस आंखों में गई तो अंधा कर देगी, स्किन के कांटेक्ट में आई तो वहीं छाले पड़ जाएंगे, और अगर सांस के थ्रू लंग्स में गई तो आप सोच ही सकते हो कि ये क्या करेगी। कपड़ों पर, जमीन पर या किसी मेटल पर गिरी तो कई घंटों तक, कई बार कई दिनों तक रिमूव ही नहीं की जा सकती। टोटल मार के धीमी और बहुत दर्दनाक मौत देती है ये गैस, जिसे बाद में जाकर दुनिया भर में बैन कर दिया गया। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने इसका यूज करके गांव के गांव और शहर के शहर मौत के घाट उतार दिए, और इसका जिम्मेवार फ्रिट्ज हेबर को माना गया। तो फिर क्या 1918 में नोबेल मिलने के बाद हेबर सुधर गया? नहीं जी, अंधी देशभक्ति बहुत तगड़ी चीज होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो जर्मनी हार गया, लेकिन 20 साल में ही फिर से खड़ा हो गया, और इस बार उसने दुश्मन बाहर नहीं अपने ही देश में ढूंढ लिए। ज्यूस यानी यहूदी, एक गद्दार कौम उनके हिसाब से। अब की बार हेबर ने अपने नए आविष्कार में सुधार किया। उसने हाइड्रोजन साइनाइड से ज़ाइक्लोन बी नाम की गैस बनाई। ऑशविट्ज के फेमस कंसंट्रेशन कैंप्स में इस गैस का यूज करके हिटलर ने 6 लाख से ज्यादा यहूदी मारे, जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी थे। अगर आपको जर्मनी में हिटलर के कहर को जानना है तो कुछ मूवीज आपकी बहुत ही मदद कर सकती हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामाज, एनी फ्रैंक, शिंडलर्स लिस्ट, लाइफ इज ब्यूटीफुल, जोजो रैबिट, और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं, और मेरी माने तो आपको जरूर देखनी चाहिए। खैर, सवाल अब आपसे है कि आप हैबर को किस तरीके से देखते हैं, दुनिया का अन्नदाता या मौत का सौदागर? असल में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मौतें हिटलर जैसे किसी तानाशाह से नहीं, बल्कि हैबर जैसे अंधे देशभक्तों से हुई है। दरअसल फ्रिट्ज हैबर एक ऐसे दौर में पैदा हुआ जहां उसका देश हत्यारों के झुंड में बदल चुका था, एक सन की तानाशाह की वजह से। पढ़े लिखे और अमीर लोग, जिन्हें हम अक्सर सिविलाइज्ड मानते हैं, जो कि हर बार होते नहीं हैं। असल में पढ़ाई लिखाई और पैसे का अच्छे इंसान बनने से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर होता तो जर्मनी में पढ़े लिखे डॉक्टर बेकसूर लोगों को जहर के इंजेक्शन न लगाते, इंजीनियर्स उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए फर्नेस डिजाइन न करते, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके लूटे गए सामान का हिसाब किताब न रखते, और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर प्रोपेगेंडा मूवीज न बनाते। लेकिन ऐसा हुआ वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक हत्यारे को अपना नेता चुन लिया था। जब एक राक्षस, एक खूनी और एक जुनूनी हत्यारा आपकी कौम का लीडर बन जाए तो पूरी कौम हत्यारी बन जाती है, और मौत छुटपुट घटना और मजाक बनकर रह जाती है। इंसान की इंसानियत खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे पूरा देश एक पूप बन जाता है, द ग्रेट पॉइजनस पूप। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ऐसा और भी इंफॉर्मेटिव स्टफ ऑन द वे है। थैंक यू।